तो बच्चों आज की इस वीडियो में अध्याय 8 पादप में जनन 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7वीं विज्ञान की जो आपकी पुस्तक है, इसके अध्याय 8 का A to Z कंप्लीट सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। बच्चों इस एक ही वीडियो में हम आपका अध्याय 8 का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो पाठ का नाम है पादप में जनन। ये आपकी न्यू पुस्तक है 2024-25 के सेशन की। सबसे पहले बच्चों पाठ की पूर्व की तैयारी में हमसे कुछ प्रश्न पूछे हैं। निम्नलिखित शब्दों पर गोला लगाएं जिसके बीज आपने देखे हो। तो बच्चों आम की गुठली हमने देखी है, वही बीज होता है, इस पर गोला लगाएंगे। अनार के बीज देखें, अनार पर लगाएंगे। जामफल मतलब बी के बीज देखें, जो बी में से निकलते हैं, तो इस पर गोला लगाएंगे। और बच्चों मटर के दाने को ही मटर का बीज होता है, तो इस पर गोला लगाएंगे। गन्ना आलू गुलाब के नहीं देखे, इसलिए इन्हें छोड़ देंगे। आपने कुल कितने गोले लगाए हैं? तो 4 गोले लगाए हैं। उन शब्दों को लिखो जिस पर आपने गोला नहीं लगाया, तो गन्ना, गुलाब और आलू पर नहीं लगाया। साथ ही से चर्चा करो कि इसको कैसे उगाया जाता है, गुलाब के पौधे को कैसे उगाया जाता है। तो गुलाब के जो पौधे होते हैं ना, छोटी कलियाँ पेड़ से तोड़कर लगाया जाता है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक हमारा 1 दिया है, सही विकल्प चुन करके हमें लिखना है। दी गई जीवन चक्र में सही जीवन चक्र है। अब बच्चों ABCD 4 ऑप्शन हमें दिए गए हैं। इसमें हमारा बी ऑप्शन शिशु, किशोर, बच्चा, वयस्क, बी वाला ऑप्शन हमारा सही आंसर है। चलिए इसके बाद में देखते हैं सजीवों में जीवन चक्र के सही पदक्रम को चुनकर के हमें लिखना है। तो सही पदक्रम हमारा होगा, सबसे पहले जन्म होता है, फिर वृद्धि होती है, फिर प्रजनन होता है, फिर मृत्यु होती है। तो डी ऑप्शन सही है। तो जो डी वाला ऑप्शन आपको ये सही उत्तर लिखना है। निम्न में से कौन सा भाग पुष्प का नहीं है? तो बच्चों तो तीसरे नंबर के प्रश्न में हमारा जो आंसर रहेगा बच्चों डी वाला ऑप्शन केवल 4, ये सही उत्तर है। ठीक है, निम्न में से कौन सा भाग पुष्प का नहीं है? तो डी वाला ऑप्शन केवल 4 स्त्री केसर जो है, जो मूलांकासुर है, ये पुष्प का भाग नहीं है। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूल का ऐसा कौन सा भाग है जो मनुष्य के समान जनन प्रणाली को भूमिका निभाता है? पंखुड़ियाँ, स्त्री केसर, बाह्यदल या मूलांकुर? अब बच्चों इस वाले में स्त्री केसर बी ऑप्शन सही उत्तर है। कल्पना कीजिए कि आप पर परागण को बढ़ावा देने के लिए एक उद्यान बनाना चाहते हैं। पौधे लगाने की कौन सी रणनीति क्रॉस परागण की संभावना को अधिकतम करेगी? तो इसमें बी वाला ऑप्शन एक ही प्रजाति के फूलों को एक क्षेत्र में लगाना है, ये सही आंसर है। चलिए इसके बाद में देखते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति हमें करनी है। परागकोश से फूल वर्तिकाग्र तक पराग के स्थानांतरण को परागण कहा जाता है। तो पहले रिक्त स्थान में आप परागण लिखोगे। स्पाइरोगाइरा खंडन द्वारा अलैंगिक रूप में प्रजनन करता है, तो इसमें आ जाएगा खंडन। नेक्स्ट है पौधों में निषेचन के बाद अंडाशय फूल में परिवर्तित हो जाता है, तो इसमें आपका आ जाएगा फूल। यीस्ट कोशिका से बाहर निकलने वाला छोटा बल्ब जैसे प्रवर्ध कहलाता है, तो इसमें आपका आएगा मुकुल। कायिक प्रवर्धन द्वारा उत्पन्न पादपों में पुष्प और फल कम अवधि में आ जाते हैं। अब है आपके अतिलोक उत्तरीय प्रश्न। पहली जानना चाहती है कि क्या नए पादप सदैव बीज से ही उगते हैं? तो इस प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे नहीं, नए पादप केवल बीज से नहीं उगते, कुछ पौधे कायिक प्रवर्धन द्वारा भी उगते हैं। अब बच्चों निषेचन के पश्चात फूल में होने वाले कोई 2 परिवर्तन बताइए। तो निषेचन के पश्चात पुष्प में अंडाशय का फल निर्माण होता है और बीजांड से बीज बनते हैं। कायिक प्रवर्तन के 2 लाभ हमें बताना है। तो बच्चों पहला लाभ है नए पौधे तेजी से उगते हैं, और दूसरा लाभ है ये बिना बीज के पौधे उगाने का तरीका है। अब बच्चों इसके बाद में हम देखते हैं आपका ओके। तो जो बूझो जानना चाहता है कि परागण की उपस्थिति नर युग्मक किस प्रकार बीजांड में उपस्थित युग्मक तक पहुंचता है? तो उत्तर लिखेंगे परागण के अंडाशय तक पहुंचने पर नर युग्मक पराग नालिका के माध्यम से बीजांड तक पहुंचता है। चलिए इसके बाद में हम देखते हैं पानी और हवा कैसी पौधों में जनन की प्रक्रिया में सहायक हो सकते हैं। तो उत्तर लिखेंगे पानी और हवा बीजों के प्रकीर्णन में मदद करते हैं, जिससे बीज दूर दूर तक फैल जाते हैं। अब बच्चों 6 नंबर के प्रश्न के बाद में आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इस प्रश्न के उत्तर में लघुत्तरीय टाइप के प्रश्न है। परागकणों का परागकोश से पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण क्या कहलाता है? यह कितने प्रकार का होता है? प्रत्येक को उदाहरण सहित हमें बताना है। तो परागकणों का स्थानांतरण परागण कहलाता है। ये 2 प्रकार का होता है। स्वपरागण जब एक ही फूल में परागकण वर्तिकाग्र पर पहुँचते हैं, जैसे मटर में, और परपरागण जब परागकण एक फूल से दूसरे फूल पर पहुँचते हैं, जैसे सरसों में।
और जो क्वेश्चन नंबर 8 है, एक विशेष पौधे में निषेचन की प्रक्रिया का विवरण दें और उसके महत्वपूर्ण चरणों को समझाइए। तो निषेचन की प्रक्रिया में जब परागकण पिस्टल के स्त्री अंग पर गिरते हैं तो वे एक ट्यूब बनाते हैं जो अंडाशय तक जाती है। वहाँ परागण का नाभिक अंडाणु के साथ मिलकर निषेचन करता है। इसके महत्वपूर्ण चरण इस प्रकार हैं: परागण का आगमन, परागकण का ट्यूब बनना, अंडाशय में प्रवेश, अंडाणु के साथ नाभिक का मिलन। चलिए बच्चों, इसके बाद में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, कृषि या वन्य जंतु उत्पादन में परागण का महत्व समझाइए। अब इसके उत्तर में हमारा होगा, तो बच्चों इस वाले प्रश्न में कृषि या वन्य जंतु उत्पादन में परागण का महत्व समझाइए। परागण पौधों में प्रजनन के लिए आवश्यक है क्योंकि ये नए बीजों और फलों का उत्पादन में मदद करता है। वन्य जंतु और कृषि के लिए यह एक महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इससे पौधों में विविधता और फसल उत्पादन में वृद्धि होती है, जिससे खाद्य सुरक्षा और पारिस्थितिकी तंत्र संतुलित रहते हैं। और जो प्रश्न क्रमांक 10 है, सरसों, गुड़हल, मक्का, खीरे, पपीता उपरोक्त पौधों में पुष्पों में से कौन कौन से पुष्प एकलिंगी होंगे और क्यों। तो बच्चों इस वाले प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे मक्का, खीरा और पपीता एकलिंगी पुष्प हैं क्योंकि इन पौधों के पुष्पों में केवल नर या मादा जनन अंग होते हैं, जबकि सरसों और गुड़हल द्विलिंगी पुष्प होते हैं क्योंकि इनमें नर और मादा जनन अंग होते हैं। चलिए इसके बाद में देखते हैं 11वें नंबर का प्रश्न। बूझों ने एक आलू लेकर उसके चारों टुकड़े करके गमलों में मिट्टी में दबा दिया तथा नियमित पानी दिया। कुछ दिनों बाद तीनों गमलों में आलू के अंकुरण से नवीन पौधा बना, परंतु चौथे गमले में अंकुरण नहीं हुआ। कारण स्पष्ट कीजिए। तो चौथे गमले में अंकुरण नहीं हुआ होगा क्योंकि आलू का वह टुकड़ा जिसमें अंकुरण का कोई आँख या कलिका नहीं था वह सही ढंग से अंकुरित नहीं हो सका। अंकुरण के लिए आवश्यक है कि आलू के टुकड़े में कलिका हो जो नए पौधे का निर्माण कर सके। अब जो यीस्ट में जनन को चित्र द्वारा समझाना है, तो चलिए इसका चित्र मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा बच्चों। अभी आप ये समझिए, यीस्ट में जनन का तरीका कली द्वारा होता है। इसमें एक नई कोशिका मुख्य कोशिका से निकलती है। ठीक है, जस्ट चित्र के नीचे जो हमें वर्णन करना है इसमें आप ये लिखोगे। ओके, तो बच्चों ये उत्तर रहेगा, यीस्ट में जनन तरीका कली द्वारा होता है जिसमें नई कोशिका मुख्य कोशिका से निकलती है और धीरे धीरे विकसित होकर एक स्वतंत्र कोशिका बन जाती है। ये प्रक्रिया सरल विभाजन के माध्यम से होती है। और जो 13वें नंबर का प्रश्न है, पौधों में जनन की प्रक्रिया में फूल के प्रत्येक भाग की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले पंखुड़ियाँ आ जाती है, परागणकर्ताओं को आकर्षित करती हैं। सैंपल फूल को विकसित होने के दौरान सुरक्षित रखता है। अंडाशय, इसमें अंडाणु होते हैं जो निषेचित होने के बाद बीज बनाते हैं। परागकोश, इसमें परागकण बनते हैं जो निषेचन के लिए आवश्यक है। और फिलामेंट और एंथर परागकण को हवा में फैलाने में मदद करते हैं। चलिए जो क्वेश्चन नंबर 14 आ जाता है, निम्न बीजों का प्रकीर्णन किस प्रकार होता है, प्रत्येक का विस्तार पूर्वक समझाइए। मेपल, हवा द्वारा फैलते हैं, बीज हल्के और पंखदार होते हैं। मदार, हवा द्वारा प्रकीर्णित होते हैं, बीज पंखदार होते हैं और हवा में साथ उड़ते हैं। कांटेदार, जानवरों के शरीर पर चिपक जाते हैं, जानवरों के एक साथ नए स्थानों पर फैलते हैं। जैंथियम, पानी द्वारा फैलते हैं, बीज जल में तैरते हैं और बहते पानी के साथ फैलते हैं। अब देखते हैं हम प्रश्न क्रमांक 15, बीजों के प्रकीर्णन की विभिन्न विधियों का वर्णन हमें करना है। हवा द्वारा हल्के और पंखदार बीज हवा के माध्यम से फैलते हैं। पानी द्वारा तैरने वाले बीज पानी के माध्यम से बहते हैं। जानवरों द्वारा बीज जानवरों के शरीर पर चिपककर नए स्थानों पर पहुंचते हैं। स्वतंत्र प्रकीर्णन, बीज स्वतः गिरकर या उगकर नए स्थानों पर फैलते हैं। चलिए जो प्रोजेक्ट नंबर 1 आ जाता है, इसमें हमसे पूछा है कि किसी गुलाब के पौधे में या उसके तने की एक पत्ती को काटकर एक गमले में लगाइए। कलम में होने वाले परिवर्तनों को निम्न तालिका में लिखना है। तो बच्चों 5 दिनों बाद क्या परिवर्तन होगा, होने वाले परिवर्तन हमने लिखा है, छोटे पत्ते निकलते हैं। 15 दिनों बाद नए पत्ते और शाखाएं उगने लगती है। 1 महीने बाद पौधों में स्वस्थ विकसित होता है। 3 महीने बाद पौधे में फूल और पत्तियाँ अच्छी होती हैं। चलिए प्रोजेक्ट नंबर 2 देखेंगे। अपने घरों में अलग अलग प्रकार के बीजों के छोटे छोटे पैकेटों में एकत्रित कीजिए एवं लिखिए, बताइए कि ये घरों में किस प्रकार काम आते हैं। तो बीज का नाम और घरों में उपयोग। तो बीज का नाम मूंग के बीज, अंकुरित मूंग के लिए, धनिया के बीज मसाले के रूप में, सरसों के बीज सरसों के तेल बनाने में। तो जो ये हो चुका है आपका चैप्टर कंप्लीट। एक जो चित्र बचा है वह मैं आपको बता दूं। तो जो यीस्ट में जनन का ये चित्र है, इस चित्र को आप अपनी बुक में भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, चैप्टर 8 में। तो ये है आपका चित्र बच्चों, यहाँ से देख करके आप कर लीजिएगा। ओके, तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ। अगर आपको और चैप्टर्स देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दिया है, ये बच्चों प्लेलिस्ट में जा करके आप लोग देख सकते हैं।